हेलो एवरीवन, दिस इज नजरुल। और पहले पार्ट में हमने रियल नंबर की जो कॉन्सेप्ट था ये सारे रिवीजन हमने कर चुका था, कॉन्सेप्ट का रिवीजन। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज। जो बच्चे पहले पार्ट नहीं देखा तो पहले जो फर्स्ट पार्ट को देख लो और ये सेकंड पार्ट है, इसे पहले देख लेना, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है चैप्टर 1 से, जो चेक वेदर 6 टू द पावर n, ठीक है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यहां पे ये कह रहा है कि 6 टू द पावर n, जो ये नंबर हमारे पास है 6 टू द पावर n, क्या 0 से एंड हो सकता है? देखो, ये एक नंबर हमने यहाँ पे कंसीडर कर लो, क्या एक नंबर हमने ले लिया 10, दूसरा नंबर हमने ले लिया, पे मान लिया, ले लिया 10, दूसरा नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 20, तीसरा नंबर हमने ले लिया 30 या फिर 100 ले लो, किसी भी नंबर ले लो, ठीक है। उनके जो प्राइम फैक्टर्स आएगा ये एटलीस्ट 2 और 5 तो हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है। एटलीस्ट 2 मिलेगा और 5 मिलने वाला है। देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। देखो 2 5 तक यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, 5 1 तक, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 10 तक, अगेन होगा 2, अगेन हो जाएगा 5, अगेन 5 और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 15 तक, अगेन आ जाएगा 3 5 तक, अगेन 5 आ जाएगा 5 1 तक। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 250 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 25 आ जाएगा, इसके बाद आएगा 5 और 5। इन तीनों केसेस में, चारों केसेस में एक चीज कॉमन है कि 2 और 5, एटलीस्ट 2 और 5 इसका कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। 2 और 5 इसका एटलीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सॉरी, फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं, 2 और 5 इसका कॉमन, 2 और 5 फैक्टर होगा ही, ठीक है। एटलीस्ट 2 और 5 फैक्टर्स हमें चाहिए। किसी भी नंबर 0 से एंड होने के लिए एटलीस्ट 2 और 5 फैक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एनी नंबर दैट कैन एंड विद 0, एनी नंबर, ऐसे लिखो कि एनी नंबर दैट कैन end with 0 with digit, ठीक है। डिजिट ये हम यहाँ पे इससे कर लेते, डिजिट 0 must have at least 2 and 5 as their factor, 2 and 5 as their factors, ठीक है, as their factors। in case of 6, देखो, in case of 6 to the power n, इसका मतलब 6 to the power n को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये देखो, 6 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे 2 into 3, ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी हमें 2 और 5 कॉमन फैक्टर, 2 और 5 फैक्टर्स नहीं दिख रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 and 5, ये देखो 6 to the power, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि here we can see that we can see that 6 to the power n has 2 and 3 as factor, that means hence 6 to the power n, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 to the power n cannot end with digit 0, 6 to the power n cannot end with a digit 0, cannot end with digit, ठीक है, cannot end with digit 0। ये हमारा तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये देखो, किसी भी नंबर को ना 0 से एंड होने के लिए एटलीस्ट 2 और 5 इसका फैक्टर होना चाहिए। तो 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए, तो 6 to the power n में 2 और 3 है, 2 और 5 कॉमन फैक्टर है, 2 और 5 फैक्टर नहीं है, तो इस तरीके, इसलिए ये 0 से एंड नहीं होने वाला था। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 5 into 3, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5,
ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, आर कॉम्पोजिट नंबर। तो इसे कॉम्पोजिट नंबर दिखाने के लिए देखो पहले समझ लो कोई कॉम्पोजिट नंबर है क्या। जो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को देखो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि एक कॉम्पोजिट, पहला जो कॉम्पोजिट नंबर है ये 4, दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है 6, तीसरा कॉम्पोजिट नंबर है यहाँ पे 8, इसके बाद आता है 9, इसके बाद है 10। ठीक है, ये इस तरीके का जो कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर में तुम देखोगे एटलीस्ट 3 फैक्टर्स थे। पहला जो फैक्टर इसका आ जाएगा 2 into 2, 2 देखो इसका पहला फैक्टर आ जाएगा 2, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 4 और तीसरा फैक्टर है 1। देखो किसी भी नंबर का ना पहला एक तो कॉमन एक फैक्टर होता है 1, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये तो हो गए। दूसरा इसका एटलीस्ट खुद ही एक फैक्टर है, देखो 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, ये 8 है, इसका सेल्फ इटसेल्फ खुद अपना आप एक फैक्टर है, 9 खुद अपना आप एक फैक्टर है, 10 खुद अपना आप फैक्टर है। मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया 14, ठीक है, 14 का पहला फैक्टर हो गया 1, ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया खुद 14 और तीसरा जो फैक्टर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर हो सकता है कि 2 भी है, इसके बाद 7 भी है, ठीक है, 2 भी है और 7 भी है। एक नंबर हमने मान लो यहाँ पे 20 ले लिया, तो 20 में एक चीज देख सकते हो, पहला वाला फैक्टर होता है 1, दूसरा वाला फैक्टर होता है इटसेल्फ, ठीक है, और तीसरे इस यहाँ पे कम से कम फैक्टर है 2। ये देखो हर एक कंपोजिट नंबर पे तुम्हें एटलीस्ट 3, देखो हर एक कंपोजिट नंबर पे तुम्हें एटलीस्ट 3 फैक्टर्स मिलने वाला है। तो ये दोनों नंबर में हमें ऐसे दिखाना है कि इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ ऐसे 3 मोर देन 2, इसका मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर्स है, इसे दिखाना है तो हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम ये एक काम कर सकते हैं कि पहला हम ये जो नंबर ले लेते हैं इसे 7 into 11 into 13, इसके बाद प्लस 13, इसमें 13 है, इसमें 13 है, 13 को ऐसे कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो रह गया 7 into 11 प्लस यहाँ पे प्लस 1 है, ऐसे 13 चला गया तो आ जाएगा यहाँ पे 13, वो चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 फैक्टर पहले मिल चुका है, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है और तीसरा और एक फैक्टर है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हमें मिल चुका है, तो ये कंपोजिट नंबर है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1 है। देखो यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर मिल चुका है, एक तो फैक्टर ये 5 हो गया, दूसरा ये खुद फैक्टर है, एक फैक्टर है और तीसरा और एक फैक्टर यहाँ पे है 1। तो ये दोनों केसेस में हमें दिख रहे हैं 3 फैक्टर्स है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी कैन सी दैट, ऐसे लिखो एज वी कैन सी दैट, ये क्या हो रहा है, एज वी कैन सी दैट बोथ नंबर have at least 3 factors. That means ये कह सकते हैं कि this numbers are composite number, ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। दोनों केसेस में देखो कि यहाँ पे 13 एक फैक्टर है, दूसरा ये वाला भी एक फैक्टर होगा और तीसरा एक 1 भी इसका फैक्टर है, तो 3 फैक्टर हमें मिल चुका है, तो ये कंपोजिट नंबर, ये एक फैक्टर होगा, दूसरा ये तीसरा, ये 3, यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स हमें मिल जाए तो ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी हो लिख लेना भाई, अच्छी तरीके से लिख लो, देखो कोई भी इशू होगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये सीबीएसई 2019 पे आ चुका है और तुम्हें यहाँ पे कभी कभार 2 मार्क्स मिल जाता है, कभी कभार 3 मार्क्स मिल जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखो हर एक अल्टरनेट यार पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो हम पहले ये ले लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, पहले एज्यूम करो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। पहले हम एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रैशनल है, तो रूट 5 रैशनल, तो रैशनल नंबर होगा तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b,
ठीक है, और a और b दोनों हमारा इंटीजर है, इसका मतलब a और b दोनों हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे लिख सकते a एंड b आर इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर, ठीक है, दोनों कोप्राइम इंटीजर है, ठीक है, दोनों कोप्राइम इंटीजर है एंड Q 0 के बराबर नहीं है। बस ये हो गया हमारे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते। अब देखो इससे स्क्वायरिंग करते हैं कि बोथ साइड को हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, पहले आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे पहला स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 5, दूसरा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये b स्क्वायर इधर लेके जाओ और 5 को इधर लेके जाओ, ठीक है, अब b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर बाई 5, तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a स्क्वायर इज a स्क्वायर, जैसे लिखो p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, ये हो गया। देखो p, यहाँ पे p कहाँ पे आ गया भाई, p तो नहीं, 5 डिवाइड, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड a, देखो 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब a का एक 5 एक हमें कॉमन फैक्टर मिल चुका है, 5 एक कॉमन फैक्टर, ठीक है, 5 एक फैक्टर मिल चुका है, कॉमन फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर मिल चुका है। तो अब इस तरीके देखो जब 5 a को डिवाइड करेगा तो हमें इस तरीके का एक रिजल्ट मिलने वाला है। किसी भी नंबर हमने मान लो यहाँ पे एक नंबर है 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, किसी एक नंबर को किसी दूसरा नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक हमें इसका रिजल्ट मिलने वाला है। मान लो ये रिजल्ट हमारे पास आता है 5 और इस 5 को हम नहीं जानते कि ये 5 आने वाला है क्या है, तो इन दोनों नंबर के केस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को ना 5 ना करके हम n कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है 5, ठीक है, इससे डिवाइड करेगा तो एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट को हम n मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n एक इंटीजर ले लेते, n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5a के साथ आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से हम करेंगे इसे, ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, सिंपलीफाई करो, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5n, तो इस यहाँ पे इस इक्वेशन के जगह पे पुट कर दो, यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया, ये इस जगह पे पुट कर दो कि ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर बाई 5, a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 5, तो 5 को स्क्वायर करेंगे 25, n को स्क्वायर कर देंगे n स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या है 5, तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5 यहाँ पे आ चुका है। अब देखो इससे ना इस तरीके से तो हम काट कर सकते हैं, 5 इसके साथ 5 5 25, तो आ जाएगा 5n स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर है। अब देखो b स्क्वायर ना 5 से फिर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 डिवाइड b, ठीक है। तो दोनों केसेस में देखो यहाँ पे एक केस हमारे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, एक यहाँ पे मिल रहा है कि 5 डिवाइड a, यहाँ पे भी 5 डिवाइड b, इसका मतलब दिख रहा है कि दोनों केसेस में a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर है, यहाँ पे लिख सकते हैं as we can see that कि a और b, a and b have 5 as a factor, कॉमन फैक्टर, ठीक है, as a कॉमन फैक्टर, दोनों केसेस में कॉमन फैक्टर।
हमने यहाँ पे क्या देखा कि a और b दोनों का 5 कॉमन फैक्टर है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, a 5 से डिविजिबल है, b 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों a भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5a, ये भी डिविजिबल है 5b, इसका मतलब दोनों केसेस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों नंबर की का एक कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या सोचा कि ये नंबर एक कोप्राइम इंटीजर है, ठीक है, वो कोप्राइम इंटीजर है, इसका मतलब सिर्फ 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों केसेस में a और b है, b दोनों में 5 और एक कॉमन फैक्टर मिल चुका है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, ये कंट्राडिक्ट्स रूट 5 इज रेशनल, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हेंस रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे दिया गया है, रूट 3 इरेशनल है, ठीक है। तो हम पहले ये एज्यूम करेंगे कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है, एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल। इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस, ठीक है, ये 2 प्लस रूट 3 बाई 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a बाई बी, यहाँ पे a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है, दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, कोप्राइम इंटीजर, ये लिखेंगे। अब देखो इसे सिंपलीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं। इसे सिंपलीफाई करने के बाद देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5a बाई b हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा 5a बाई b, 2 इसके साइड से चला जाएगा, उस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 और यहाँ पे है 5a बाई b माइनस 2, ठीक है। अब देखो a और b दोनों इंटीजर हैं, a और b दोनों इंटीजर हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर है, इसका मतलब कि 5a बाई b, 5a बाई b माइनस 2 इज रेशनल, ठीक है, ये इंटीजर है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, दैट मींस ये भी रेशनल नंबर है। सो रूट 3 इज रेशनल, रूट 3 इज रेशनल। भाई रूट 3 रेशनल कैसे हो सकता है? तो दिस कंट्राडिक्ट्स, इस तरीके से लिखो, दिस कंट्राडिक्ट्स the fact, this contradict the fact root 3 is irrational, ये irrational नहीं है भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं irrational, ठीक है। तो लास्ट फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 बाई 5 इज irrational, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। यहां से ना तुम्हें 2 मार्क मिलने वाला है, ये यहां से तुम्हें 2 मार्क मिलने वाला है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, तो लिख लो भाई, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। कि पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर को, और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है भाई, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है a, ठीक है, क्या चीज मिसिंग है समझ सकते हो, q एंड q नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि q नॉट इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसे जब सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद 5a by b minus 2 आ रहा है, तो a और b दोनों इंटीजर है, इसका मतलब ये एक इंटीजर है, तो भाई ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये एक रैशनल नंबर है, तो रूट 3 एक इरेशनल, रूट 3 भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। तो देखो भाई, रूट 3 का इरेशनल होने का फायदा यही है कि ये इरेशनल नहीं है,
ठीक है, ये एक रेशनल बन गया, ये रेशनल बन गया, ये इरेशनल बन गया, दोनों का कंट्राडिक्ट हो चुका है, तो भाई ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टू सेम उसी तरीके से तुम्हें इसे करना है, कोई भी यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये तुम अपने आप कर लो। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसे तुम खुद ही कर लेना क्योंकि एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें खुद ही कर लेना। ये सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि ठीक है, देखो ये सेम इसकी तरफ जो इससे जिस तरीके से किया गया है उससे भी इस तरीके से तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, देखो भाई किसी भी प्राइम नंबर ले लो, 2 का 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, किसी भी प्राइम नंबर ले लो, हर एक प्राइम नंबर पे 2 कॉमन फैक्टर है। पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा इटसेल्फ, इसका भी 1 है, एक कॉमन फैक्टर है 1, और दूसरा होगा इसका भी एक कॉमन फैक्टर है 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर है 3। इसका भी देखो एक कॉमन फैक्टर हो गया 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 5। इसका एक कॉमन फैक्टर है 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 7। इसका एक कॉमन फैक्टर है 1, दूसरा कॉमन फैक्टर है 11। ठीक है, देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। ये नंबर ले लो 2, ये नंबर ले लो 3, ये नंबर ले लो 4। ठीक है, कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 2 या फिर 3, क्योंकि प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स निकालना है टोटल नंबर। इसके बाद आता है 5। इन तीनों केसेस में देख लो कि इसका पहला जो फैक्टर है ये निकल के आता है 1, इसका भी पहला फैक्टर है 1, इसका भी फैक्टर है 1। ठीक है, इसके बाद इटसेल्फ, ये भी खुद अपने आप एक फैक्टर है, ये भी अपने आप एक फैक्टर है। तो देखो ये इस तरीके से हो सकता है कि किसी भी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर्स है। पहला किसी भी प्राइम नंबर्स का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होता है, एक होता है 1 और दूसरा होता है इटसेल्फ। 1 इटसेल्फ। दैट मींस यहां पे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पे ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना है भाई 2। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो हमें 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके बाद उसका जो फैक्टर मिलेगा, फैक्टर से देखो एक्सपोनेंट कुछ समझ रहे हो, इसका मतलब एक्सपोनेंट का मतलब आता है पावर, एक्सपोनेंट का मतलब आता है पावर। ठीक है, तो पावर का सम निकलना है हमें, जो 196 का फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स का जो पावर होगा, पावर का हमें सम निकालना है। तो इसका पहले हम इससे 196 का जो फैक्टर है इसे निकाल लेते हैं। देखो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 18, अगेन 2 8 16। ठीक है, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 8 एंड अगेन 2 9 18, अगेन 7 7 49, अगेन 7 1। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकल के आ चुका है। तो देखो 196 का प्राइम फैक्टर्स एक निकल के आ रहा है 2 2 7 एंड 7, इसका मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू 7 स्क्वायर। तो देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 196 exponent of the prime factor of 196 कुछ इस तरीके से होगा कि 2 + 2 = 4। समझ में आ रहे हैं? तो देखो इसकी जो पहला जो हमारा फैक्टर है ये है हमारा 2 का फैक्टर पावर है 2, इसका पावर है 2 और 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 + 2 = आ रहा है 4। बस ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, ए पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है a एंड b, कैन बी रिटन एज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि a इस तरीके से दिया हुआ है, b इस तरीके से दिया हुआ है, x और y दोनों प्राइम नंबर हैं। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो पहला
यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ए कुछ इस तरीके से है, ए जो नंबर दिया गया है यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बी दिया गया है, बी किस तरीके से है, एक्स और वाई क्यूब, एक्स है और वाई क्यूब है, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दोनों का एलसीएम देखो, इसका हाईएस्ट पावर वाले जो फैक्टर, जो हाईएस्ट पावर वाले जो फैक्टर होगा इसे उठाना है, ये है एक्स क्यूब और यहाँ पे आता है वाई क्यूब, दोनों में से ये आता है उसका एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालने के लिए दे रहे हैं कि ये एलसीएम निकाल चुका, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, दोनों नंबर की एलसीएम ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द एलसीएम। यहाँ पे देखो जो नंबर हमारे पास दिया गया है, इनमें से कौन सी नंबर इस नंबर का एलसीएम नहीं हो सकता, और इसका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज समझ लो कि किसी भी नंबर की एलसीएम और एचसीएफ एक रिलेशन होता है, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। तो ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। याद रखो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 2400, यहाँ से जो नंबर से ये 2400 डिविजिबल नहीं होगा वही हमारा एलसीएम होगा, एचसीएफ नहीं हो सकता। ये डिविजिबल हो रहे तो भाई ये एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है, एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है, ये भी इससे डिविजिबल होगा तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ये जो 600 है, 600 एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी एचसीएफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ दोनों को देखो, एलसीएम को ना कभी भी एचसीएफ को ऑलवेज एचसीएफ से डिविजिबल, एचसीएफ डिविजिबल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एचसीएफ पुट कर देते हैं, ये 300 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, इन तीनों ये तीनों एचसीएफ होने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये 500 कभी भी नहीं हो सकता। तो 500 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर, रेशियो निकालना है लीस्ट कंपोजिट नंबर का। तो भाई लीस्ट कंपोजिट नंबर लिख लो, ठीक है। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2021 में आ चुका है, ठीक है। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। इसके बाद लिस्ट प्राइम, लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम, ठीक है। अब हम निकालते हैं लिस्ट प्राइम, लिस्ट जो प्राइम नंबर है, लिस्ट प्राइम नंबर होता है 2, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। इसका अब एलसीएम और एचसीएफ का, और एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ आ रहा है दोनों का 2, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, 2:2 यहाँ पे आ जाएगा 2:1, ठीक है, रेशियो आ जाएगा 2:1। इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम अपन एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम अपन एचसीएफ। इसका रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 2, इसका मतलब 2:1। इसका आंसर आ रहा है 2:1। कौन सा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 2:1, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाद में आखिर में करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर ये देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which on dividing this number and this number leaves their remainder this and this। एक चीज समझ लो कि यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है हमारे पास, ठीक है। एक चीज समझ लो कि यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, तीनों को ना एक नंबर डिवाइड कर रहे हैं, जो भी नंबर है एक, मान लो एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद ना एक पहले वाले में 1 निकाल के आ रहे हैं रिमाइंडर, दूसरे वाले में रिमाइंडर आ रहा है 2, और तीसरा जो नंबर है इसमें आ रहा है रिमाइंडर 3, ठीक है। तो भाई एक चीज समझने की कोशिश करो कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया गया है 25 और एक नंबर दिया गया है 27, ठीक है, और तीसरा नंबर दिया गया है यहाँ पे 30। देखो छोड़ो, इसे छोड़ो, एक नंबर है 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है, ये आ जाएगा 24, 2 12 + 24। अब देखो रिमाइंडर आ रहा है 1, इस रिमाइंडर को ना तुम एक काम करो, इस रिमाइंडर को ना जो इनिशियल जो हमारे पास नंबर दिया गया था 25 से जो तुम्हारा एक्चुअल नंबर था, ठीक है, उस नंबर से माइनस कर दो,
क्या कर रहा हूं, रिमाइंडर को एक्चुअल नंबर से माइनस कर रहा हूं। तो हमारे पास आ रहे 24। इसका मतलब जो नंबर बचा यही नंबर है ना, इसका मतलब 24, यहाँ पे 24, इसका मतलब रिमाइंडर क्या रह गया, 0। तो जो पहले वाला जो इनिशियल नंबर है उस नंबर से ना हम उस नंबर से जो रिमाइंडर है उससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर बचेगा ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कुछ इस तरीके से आएगा जब हमारे पास यहाँ पे 1 2 5 1 है। ठीक है, एक नंबर है 1 2 5 1, यहाँ से जो रिमाइंडर है 1 को माइनस कर देते। ठीक है, 1 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1 2 5 0। दूसरा वाला जो नंबर है यहाँ पे नंबर है 9 3 7 7, यहाँ से 2 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 7 5। तीसरा वाला जो नंबर है 1 5 6 2 8। ठीक है, यहां से हम 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 6 2 5। तीनों हमारे नंबर हमारे लिए परफेक्ट, ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है। अब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग दिस। इसका मतलब तीनों को ऐसा एक नंबर निकालना है। ठीक है, ऐसा एक नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक चिप निकालना है, डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हमें एक चिप निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो पहला नंबर है 1250, इसका फैक्टर निकालने वाले, ये 2 से डिविजिबल है। देखो यूनिट डिजिट पे हमारे पास यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 6 12, अगेन 2 2 4, अगेन एक रह जाए कैरी 1 तो 2 5 10। अगेन देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 5 से डिविजिबल है, 2 बाई 5 से डिवाइड करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 6 3 नहीं 3 से 5 से डिविजिबल है तो 5 1 है, अगेन ये रहेगा 0, इसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 1 यहाँ पे रह गया 1, ये रह गया कैरी तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 5 2 10, अगेन 5 5 ठीक है, ये देखो अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 2 अगेन 5 5 ये फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 5 ठीक है, फिर से ये 5 से डिविजिबल है, 5 5। नेक्स्ट आता है 9, क्या हो गया 9 3 7 5। ठीक है, इससे हम 3 से देखो ये 3 से क्या नहीं, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल, हाँ 3 से डिविजिबल है भाई, ये 3 से डिविजिबल है तो इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 3 अगेन 3 1 3 2 अगेन 3 5 ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल, 3 1 3 प्लस 1 4 5 6 एंड 11 नहीं हो सकता, तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 अगेन 5 6 30, अगेन 5 1 कैरी रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 अगेन 5 5 अगेन ये रहेगा 5 1 अगेन 1 रहेगा कैरी, 5 2 अगेन 5 5 ठीक है, ये 5 1 25 अगेन 5 5 अगेन 5 5, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसके बाद आता है 1 5 6 2 5। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, देख लो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 5 1 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 5 से डिविजिबल है, 5 3 15, ये आ जाएगा 6, 5 1 कैरी 1 तो 5 कैरी 1 रहेगा, ये हो जाएगा 12, 5 2 अगेन 2 रहेगा, 5 5 ठीक है, ये देखो ये फिर से 5 से डिविजिबल है, 5 6 30 कैरी 1 रहेगा, 5 6 30 कैरी 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 12, 5 2 10 अगेन 2 रहेगा, 5 5 फिर से ये पे 6 2 5 है, ये हो जाएगा 5 1 2 5 अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है भाई तो 25 आ जाएगा, 5 से अगेन डिविजिबल है, ये 5 आ जाएगा, ये 5 से डिविजिबल है तो भाई ये 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये 5 5 5 5 5 ये कितना टाइम से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 टू दी पावर 7 है। तो देखो इसका जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, सबसे पहला नंबर है 1250, इसका पहला प्राइम फैक्टर, पहला फैक्टर से 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 4
ठीक है, यहाँ पे 3 कहीं पे मैंने देखा, हाँ 3, तो ये भी 3 टू दी पावर 0 ले ले। ये कैसे 0 आ सकता है, इसका पावर तो 1 है, तो इसके बाद आता है 3 टू दी पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो 5 टू दी पावर 4 है। ठीक है, 5 टू दी पावर 4 है। इसके बाद यहाँ पे देख लो 3 5 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 1, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है 9 3 7 5 का फैक्टर है, पहला 2 नहीं है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0, इसके बाद 3 है 3 पावर 1, इसके बाद 5 टू द पावर 1 2 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 5 टू द पावर 6। इसके बाद आता है 1 5 6 2 5। ठीक है, ये जो नंबर है इसका देखो प्राइम फैक्टर्स पहले 5 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दिख रहे 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0 5 टू द पावर 7। जो यहाँ पे एक लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालो, तीनों में से कॉमन फैक्टर एक तो यहाँ पे तीनों में से रहने वाला 2 है, 2 का लोएस्ट टर्म होगा, एलसीएम हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 2 का सबसे लोएस्ट पावर 0, 3 का सबसे लोएस्ट पावर। ठीक है, इसके बाद 5 का सबसे लोएस्ट पावर 5 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 मतलब 25 और 25 25 25 6 टू 5। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा 6 टू 5। ठीक है, 6 टू 5 ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो नंबर हमारे पास दिया गया है उसका जो रिमाइंडर है, इससे हम रिमाइंडर को पहले यहाँ से माइनस कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द रिमाइंडर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, अब जो नंबर हमें मिलेगा ये कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिलेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन किया हमने, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाला, इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए देखो 125 का ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 का पावर 3 है ना, तो इसलिए हमने 3 का पावर 0 दे दिया, इसके बाद 5 टू द पावर 4 आ गया। ठीक है, 5 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 5 का पावर आ जाएगा 4। इसके बाद देखो 9375 पे ये देखो 2 यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 का पावर 0 दे दिया, 3 है इसलिए 3 दे दिया, इसके बाद 5 का पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6 तो हमने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद देखो ये भी है ये भी है ये भी है, यहाँ पे हमने दे दिया 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 का पावर 0 है, 3 नहीं है, 3 का पावर 0 है, और 5 7 टाइम है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 3 4 5 6। ठीक है, और एक यहाँ पे 7 टाइम है, तो हमने यहाँ पे 7 5 का पावर 7 हो गया। अब देखो जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर वाला टर्म है इसे उठाना है, लोएस्ट पावर वाला टर्म को उठाना है। यहाँ पे 2 का लोएस्ट टर्म पावर है 0, तो 2 टू द पावर 0। कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर यहाँ पे है 3 3 का पावर 0। इसके बाद कॉमन फैक्टर जिसका लोएस्ट पावर है इसका उसे उठाना है, यहाँ पे 5 का पावर यहाँ आ जाएगा 4, तो 5 का पावर 4 है, इसका मतलब 25 into 25 5 स्क्वायर, इसका मतलब 25 into 25 25 into 25 आ जाएगा 6 to 5। तो फाइनल आंसर हमारा आता है 6 to 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर, नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर, तो एक इरेशनल नंबर ले लिया हमने 3 और एक नंबर ले लिया 3, ये दोनों आइडेंटिकल नंबर है। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, और नॉन आइडेंटिकल इसका मतलब डिफरेंट इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक इरेशनल नंबर ये हो गया, एक दूसरा इरेशनल नंबर ये होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करो तब भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नंबर का हमें एक 3 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा √3 स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा 3, इसका मतलब तो आइडेंटिकल रेशनल नंबर, नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल है तो भाई इसका आंसर हमें मिलने वाला है इरेशनल नंबर, जो इसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है, नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर। हो गया, ठीक है, इसका आंसर नॉन आइडेंटिकल इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग रियल नंबर, ये यहाँ पे कहाँ पे रियल नंबर है भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास में ये रियल नंबर यहाँ पे दिया ही नहीं, ये डिजाइनर का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट आंसर। √7 इज एन क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है और इरेशनल नंबर है। भाई ये तो इरेशनल नंबर है √7, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन हमने छोड़ के आया था, ये नंबर, ये क्वेश्चन
ऑन ए मॉर्निंग वॉक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ड प्रॉब्लम है, एक ये वर्ड प्रॉब्लम है। देखो 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, बाहर चलने के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे चल रही है, ये समझ लो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। देयर एंड देयर स्टेप्स मेजर, तीनों का जो स्टेप है, 1 स्टेप हो गया, ये स्टेप होता है ना, स्टेप स्टेप इस तरीके से मेजर किया। पहले वाला जो बंदा है, पहले वाला जो पर्सन है, इसका उनका जो स्टेप इसे हम 330 मान लिया, दूसरे वाले जो पर्सन है उनका 36 और तीसरे वाला जो पर्सन है उसका 40, जो स्टेप है, स्टेप का मेजर है। अब तुम्हें कितने स्टेप्स के बाद कितने, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस के बाद, ठीक है, तीनों पर्सन का जो स्टेप्स है, स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा और डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा। इसका मतलब देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लो। एचसीएफ को क्या होता है, जो नंबर दिया गया है इसका जो नंबर होगा इसका छोटे वाला नंबर होगा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो नंबर हमारे पास दिया गया है, ठीक है, उससे बड़ा होगा या तो फिर हाईएस्ट वाले नंबर होगा। तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो 40 तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो उनकी एक्स 1 स्टेप में ही, ठीक है, एक स्टेप में 40 जा रहे हैं, दूसरा एक स्टेप में 80 जा रहे हैं, तो ये 36 और 30 वाले तो देख लो 30 जा रहे हैं, 30 ये हो जाएगा 36 टू टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे देखेंगे तो हमें यहाँ पे हर एक केस में ना हमें निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2 से डिविजिबल है तो भाई 2 से डिवाइड करो तो 15 जा अगेन 3, 5 जा अगेन 5, 1 जा। इसके बाद है 36 को फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2 8 जा अगेन 2 9 जा अगेन 3 3 जा अगेन 3 1 जा। इससे भी फैक्टराइज करो, 2 यहाँ पे आ जाएगा 220, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 210, फिर से आ जाएगा 2 5 अगेन 5 5। हर एक का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल चुका है। अब देखो पहला वाला जो नंबर है ये है 30 का जो प्राइम फैक्टर है ये लिख लेता है 2 into 3 into 5। इसके बाद आता है 36 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 स्क्वायर, इसके बाद आता है 3 स्क्वायर। 5 तो नहीं है तो भाई 5 का हमने सॉरी 5 का हमने यहाँ पे ले लिया 0। इसके बाद आता है 40, ठीक है। अब देखो 40 है, 40 यहाँ पे आ जाए 2 क्यूब और 5 स्क्वायर, ठीक है, 2 क्यूब 3 तो है नहीं, इसका पावर 0 दे दे और 5 स्क्वायर, ठीक है। अरे 5 स्क्वायर कहाँ पे, ये 5 अंदर भाई ये क्या हो गया, ठीक है। अब 5 स्क्वायर नहीं, ठीक है, ये पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो ये हो गया 5, इसकी एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है तीनों का एलसीएम है, ए एंड बी कहां से आ गए, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा 2 का हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब 2 क्यूब, ठीक है, इसे उठाने वाले हैं। इसका जो हाईएस्ट पावर है ये देखो 3 का हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 5, तो ये हो गया एलसीएम। 2 क्यूब करो 8 आ जाएगा, 3 स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 40 एंड 40 into 9 36, 360 है इसका, 360 है रिजल्ट। तो देखो डिस्टेंस होगा 360, ठीक है, 360 मीटर। 360 मीटर के बाद तीनों का स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा, स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, कितना डिस्टेंस होगा 360 और स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स भी उनकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएगा और डिस्टेंस भी हमें निकल के आ चुका है 360। समझ में आ गया। तो ये था पहले पार्ट 2 जो
रियल नंबर है तुम्हारा, रियल नंबर आज कंप्लीट हो चुका है। रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्यूज भी हमने यहाँ पे रख दिया। इससे अलावा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत हो तो भाई कमेंट करके बताओ, लेकिन टाइम तुम्हारे पास बहुत ही कम है, तो भाई तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले सॉल्व करो और बाकी कॉन्सेप्ट को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। इसके बाद ना तुम एक सैंपल पेपर कर लेना, तुम्हारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तुम एक सैंपल पेपर करके जाना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहले बार आए हैं ना, वो पहले चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ ये क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पहले चैनल को जाओ, फॉलो करो, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।